बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। आज के जो मेरे मेहमान हैं नवीद पाकिस्तानी और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हबीब शहज़ाद साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इनको कितना टाइम हो गया इस तरह की फ़िल्म इंडस्ट्री में। मुझे जनाब 19 साल हो गए इस फील्ड में। और इन 19 सालों में आपने क्या बनाया, क्या कमाया? बस कमाया तो क्या कह सकते हैं, बस यही है कि नाम ही कमाया था हम्म। जो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दौर था। अब ये अंदाज़ा करें कि मैंने 15 फिल्में बनाई हैं, हम्म। 14-15 फिल्में मैंने बनाई हैं। अभी भी एक और फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कल्चर के लिए, हम्म। तो इंशाल्लाह बाकी फिल्मों से ये भी अच्छी होगी और इंटरटेन करेगी सबको। तो यार, हमें अगर किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं भी मिल रहा तो हम अपने मुल्क के लिए, अपने वसेब के लिए, अपने कल्चर के लिए या अपनी सकाफ़तों को उजागर रखने के लिए ये दिली काविशें हैं हमारी। हम्म। हम अपनी मदद आपके तहत जो कुछ हमसे हो रहा है हम पेश किए जा रहे हैं। अगर हमारी वजह से कोई एक बंदा भी मुस्कुरा जाता है, अगर हमारी वजह से कोई एक बंदा भी खिल उठता है उसका चेहरा, तो हम समझते हैं हमें उस फिल्म का बजट मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। जहाँ तक बात है आर्ट कौंसल की, तो आर्ट कौंसल हमारी ज़रूरत है, हमें आर्ट कौंसल चाहिए। मैं आला हुकाम से, वज़ीर आला से, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़नकारों के बारे में सोचा जाए और उनको कोई ना कोई प्लेटफार्म तो मुहैया किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही मैं भी यही कहने वाला था कि कम से कम इतना तो हो कि भी जैसे आजकल का दौर है कि हमारे घर का चूल्हा तो आसानी चले ना। अब देखिए, एक आदमी कमाने वाला तो है, उसके पीछे अगर 10 बंदे खाने वाले होते हैं तो वो बेचारा तो करेगा ना कुछ ना कुछ। हमारे पीछे भी ऐसे फैमिलियाँ हैं। हम पहले सीडी का दौर था, सीडी हमारी चलती थी, बिकती थी, उसमें प्रोड्यूसर को पैसे मिलते थे, डायरेक्टर को भी पैसे मिलते थे, हमें भी मिलते थे। आजकल तो वो दौर ही नहीं है। यूट्यूब पे चैनल खोला हुआ है, कंपनियां चल रही हैं। अच्छा हबीब भाई, ऐसा नहीं है कि आप भी यूट्यूब चैनल बना लें? क्या पॉसिबल नहीं है कि आप वो तमाम अपनी एक्टिविटीज़ यूट्यूब पे लेके आएँ? बात यह है कि भाई सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाना इशू नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी किस्म के ना हर कंपनी ने अपना टैग लगाया हुआ है। किसी का म्यूज़िक नहीं रख सकते हम, हमारे पास इतना बजट तो है नहीं कि हम अपनी फ़िल्म के लिए अपना म्यूज़िक तैयार करवाएं। समझ रहे हैं आप? अगर हम इतना करते हैं तो हमारा बजट हाई हो जाता है, हमारे हाथ से हमारा बजट निकल जाता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो हम एक कंपनी का म्यूज़िक जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। एक कंपनी का अगर म्यूज़िक हम अपनी फिल्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो फिल्म हम उससे ही रिलीज़ करवा सकते हैं, दूसरी कंपनी से रिलीज़ नहीं करवा सकते। अगर दूसरी से रिलीज़ करवाएंगे तो कॉपीराइट लगेगा, वो हमारी मजबूरी है कॉपीराइट। हमने अक्सर देखा है, मुझे ये अपना जो यूट्यूब चलाते हुए भी मतलब अरसा हो गया है। मैं ऐसा करता था कि मैं जो भी न्यूज़ बनाता था ना, मतलब लोगों का इंटरव्यू किया, अपने दोस्तों का इधर उधर जैसे भी पता चला, उनके जो मसाइल हैं वो हमने दिखाए, तो मैं उसको कभी यूट्यूब पे नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि यार इसको हम रखें, कभी लगाएंगे, लेकिन ऐसा अब मेरा ज़ाती मतलब दिल करता है कि यार मैं उन चीज़ों, उन लोगों को दिखाऊं कि यार इनके साथ वाकया में ज़्यादती हो रही है। तो अब मैंने इसको प्रॉपर चलाना शुरू कर दिया। मेरा यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़ से मैं इसको प्रॉपर, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों के, आर्टिस्ट से लेके उस गरीब इंसान तक, उस बड़े से बड़े लोगों तक, अमीर से अमीर को, सबको मैं मतलब दिखाना चाह रहा हूँ कि यार उनकी लाइफ कैसी है, इनकी लाइफ कैसी है, क्या वो इनके लिए नहीं कुछ कर सकते? अदर भाई, बात यह है कि आपकी काविश बहुत अच्छी है कि आप चलो फनकारों के बारे में इतना सोच रहे हैं, उनके हक़ की बात कर रहे हैं, और मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, CNS न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी बात को आगे तक शेयर किया। ये आप लोगों का बहुत एहसान है हम पे, ताकि हमारी बात आगे तो जाए ना, किसी को पता तो चले हम किस हालात से गुजर रहे हैं। नवीद भाई का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखें, आपने कोशिश की है ना, आपने हमें ढूंढ कर निकाला है कि भाई आप लोगों के साथ जो ये गुजारा ये कैसे कर रहे हो, जो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो। मैं कहता हूँ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि हम जाएँ तो जाएँ किधर। ये होता है ना कि यार हमारी फिल्में नहीं चलती, हमारी फिल्मों ने करोड़ों का बिजनेस किया है। सही।
जैसे आप लगा ले खोटे सिक्के का लगा ले, चरसी ढोला का लगा ले, बाकी फिल्में हमारी अच्छा, काफी। खोटा सिक्का मैंने नाम सुना है, आपने इसमें काम किए? जी हाँ, खोटे सिक्के में किया मैंने। आपने भी इसमें काम किए? नहीं, अभी भाई नहीं किया, मैंने किया है। अच्छा, जी हाँ। ये आज जो आपकी फिल्म होती है, इसका मतलब कितना कितना एक घंटे की होती है, शॉर्ट मूवी होती है क्या इसको आप? टेली फिल्म हम कहते हैं। अच्छा, टेली फिल्म आप इसको कहते हैं। और यहाँ का जो लोकल कल्चर है वही दिखाते हैं? वही जो हमारे कल्चर में हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, हम्म, या हमारे कल्चर की जो खूबसूरती है, हमारे लोग कैसे लिबास पहनते हैं, अच्छा, यहाँ शादी खुशियों में लोग कैसे भंगड़ा डालते हैं, झूमर डालते हैं। हम अपनी फिल्म में पूरा अपना पाकिस्तान का कल्चर दिखाते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ सराइकी का दिखाते हैं, हम्म, सराइकी का, पंजाबी का, मारवाड़ी का, जो जो कौमें यहाँ पे रहती हैं, हम सब के जो है ना परफॉर्मेंस जो है अपनी फिल्म में दिखाते हैं। और इस वजह से लोग हमारी फिल्म को बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि उस हमारी फिल्म में एक तो फहाशी नहीं होती, दूसरा एक अच्छी स्टोरी पे, एक अच्छी थीम पे हम फिल्म बनाते हैं। उसमें हम अपने कल्चर को उजागर करने की यार कोशिश करते हैं। अगर नवीद भाई हम अपने हमसाये मुल्क की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल से उनकी किसी भी ज़ुबान की किसी भी कल्चर पे बनी गई फिल्म जो है ना वो काफ़ी बिजनेस करती है। बिजनेस करती है। आप अक्सर उनकी देख लें, जिस तरह उनकी हिंदी मूवीज़ हैं, उसके बाद उनकी वो जो बाकी 2-4 ज़ुबानों में हाँ, बन रही तमिल है, हो गई। सही है ना, वो भी काफ़ी बिजनेस कर रही हैं। अ- वहाँ में और यहाँ में फ़र्क क्या है? ये क्या है? ये फ़र्क अदर भाई मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जब अरबों रुपए लगा के एक फिल्म बनाते हैं ना, तो हुकूमत उनको प्रमोट करती है। ठीक है, एक तो इतना लोन देती है इनको इतनी फिल्म बनाने का, किसी के पास आती इतना नहीं होता पैसा कि भी बंदा सही। बनाए। उनको वहाँ से मिलता है, हुकूमत की हर सपोर्ट उनके साथ होती है। मतलब उनको रेलगाड़ी पे शूट करनी है तो उनको रेलगाड़ी अवेल होती है, स्टेशन पे करनी है तो स्टेशन अवेलेबल, और अपना एयरपोर्ट पे करनी है तो वो अवेलेबल होते हैं। उनको जहाज़, हेलीपैड, ये वो हर चीज़। हमें तो स्टेशन तक घुसने नहीं दिया जाता। अच्छा, तो हम अगर किसी आज़ाद जगह पे भी शूट करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट हमें। नहीं इसका एक कहते हैं कि परमिशन लेटर होता है, जी हाँ, आप वो बनवा लें। परमिशन लेटर होता है लेकिन नहीं मानता कोई यहाँ पे। अच्छा, इसमें रुकावट आती क्या है अगर आप चाह रहे हैं कि क्यों? आप अब स्टेशन पे हम शूट करना? शूट करनी है स्टेशन पे, हम्म, वहाँ पे गए, नहीं जी यहाँ पे कोई आ जाता है, कोई भी बंदा आ जाता है, या गार्ड, एक तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, वो भी हमें बाहर निकाल देता है। अच्छा, उसकी इतनी अथॉरिटी है कि वो हमें कहता है यहाँ पे शूट नहीं करनी। अगर आप इसी चीज़ को अगर आप कह रहे हैं कि हम इसको एयरपोर्ट पे ले जाएं तो उसी में भी यही चीज़ें हैं बिल्कुल सारी? बिल्कुल, हम जाहिर बात है जब यहाँ से रिस्पांस देखते हैं कि हमें एक आम पब्लिक प्लेस में भी शूट करने की इजाज़त नहीं मिलती, तो हम एयरपोर्ट पे कैसे सोच सकते हैं कि हम शूट करेंगे। इसलिए हम अपनी स्टोरी को महदूद रखते हैं ताकि हमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करनी पड़े जिससे कोई रुकावट पेश आए। अपने एज अ आर्टिस्ट और राइटर कितनी फिल्में तकरीबन? एज अ आर्टिस्ट तो मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि बेशुमार फिल्मों में काम किया है मैंने। स्टार्ट भी मैंने एज ए एक्टर ही स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जैसे ही हौसला अफजाई होती गई, मैं स्टोरी की थीम अच्छी बनाता था, तो मेरे उस्तादों ने कहा कि आप अच्छा लिख सकते हो। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। कम से कम मैंने 8-10 फिल्में जो हैं एज ए राइटर लिखी हैं, जिनमें से 4-5 रिलीज़ हो चुकी हैं और 4-5 सेट पे लगी हुई हैं, चल रहा है उनका काम। अभी 2 दिन पहले मेरी एक फ़िल्म शूट हुई है, शादो। अच्छा, अच्छा, जी हाँ, तो माशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर अनीता शुरू हो रही है, जो मैं खुद कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, डायरेक्टर और एज ए एक्टर। तो मेरा सिलसिला तो चल रहा है, ताकि कोई मुझे हुकूमत से या किसी से कोई रिस्पांस नहीं भी मिल रहा, तब भी मैं अपनी मदद आपके तहत अपनी काविशें जो हैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा नाजरीन, आपको एक छोटी सी बात और बताते चलें कि मैंने जहाँ तक सुना है इस फील्ड के अंदर ना मुनाफकत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने ना एक फ़िल्म बनाई। आपने सुना होगा कि बच्चे अगवा की इस तरह की जो अफवाह उड़ी हुई थी उन दिनों में ना, एक उसने ड्रामा शूट किया उसी हवाले से कि ताकि वो लोगों को हकीकत बता सके कि हकीकत क्या है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उसने फ़िल्म को शूट किया, उस पर जितना उसका बजट था उससे भी एक्स्ट्रा उससे पैसे लगवाए। उसने जो उसका पूरा सेटअप था वो मंगवाया उसने लाहौर से। जब लाहौर से पूरा सेटअप आ गया, उनकी टोटल पेमेंट की, आर्टिस्ट की पेमेंट की, जो उसका लोकेशन का, आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का जितना ख़र्चा था, वो करने के बावजूद नवीद भाई, वो सारा करने के बावजूद क्या होता है
कि वो जो उसका कैमरामैन था ना, वो उसकी पूरी मूवी की रिकॉर्डिंग ले जाता है एडिटिंग के लिए। सही है। अच्छा, एडिटिंग के लिए वो ले जाता है, तो वो क्या होता है कि एडिटिंग ही नहीं होती। उस फिल्म की एडिटिंग जो है उसने करनी थी वो नहीं होती। वो उसको कॉल करता है कि भाई वो मेरी फिल्म का क्या बना, वो अच्छा आजकल में आ जाएगी। आजकल में वो क्या हुआ कि वो जो इशू, जिस इशू पे बनी थी ना, वो इशू ही क्लोज हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो रुकावटें पैदा करते हैं लोगों के कामों में, वो इसी वजह से ही फील्ड में हैं कि लोगों के रास्ते में पत्थर अटकाए जाएं, किसी को आगे ना जाने दिया जाए, किसी को दबा के रखा जाए। और यहाँ पे ये लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये बंदा जो फिल्म बना रहा है, कल को इसकी फिल्म अच्छी बन गई तो मेरा तो सारा मेरा काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो उसका तो नाम बन जाएगा। हालांकि चाहिए कि यार अगर भाई फिल्म बना रहे हैं तो मैं इनकी हेल्प करूं, अच्छा, ताकि इनका काम अच्छा होगा तो इनके साथ साथ मेरा भी तो नाम होगा ना। ये चीज़ नहीं सोचते यहाँ पे हर बंदे अच्छा को दबाया नवीता, जाता है। मेरी अभी वो बात कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, वो इशू क्लोज हुआ ना, जब वो जो मैं बात कर रहा था, वो जो बच्चे अगवा हो रहे थे, वो इशू क्लोज हुआ। वो जो बेचारा प्रोड्यूसर था, जिसने इतना सारा खर्चा किया हुआ था, वो तो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई क्या हुआ। अच्छा, उसके साथ जो आर्टिस्ट मिले हुए थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, वो अब उससे पूछ रहे हैं कि भाई वो फिल्म कब आएगी। अब वो क्या जवाब दे कि यार मैंने वो फिल्म जिसको एडिटिंग के लिए दी थी, उसने तो वो चैप्टर क्लोज होने के बाद भी उसने एडिट नहीं की। सही है ना। वो मार्केट में वो प्रोड्यूसर या वो डायरेक्टर जो भी था, वो तो गंदा हो गया लोगों की नज़र में। मेरे ख्याल में अगर वो मार्केट में दोबारा काम करता है नाजरीन, तो लोग उस पर एतबार नहीं करेंगे। उसके पीछे क्या है वो आवाम को नहीं पता, वो उसके साथ जो काम करने वाले थे उनको नहीं पता कि उसको धोखा कहाँ से हुआ। भाई हमारी सरायकी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ नाकामी तो ये है कि सैकड़ों तो नहीं कह सकता, लेकिन हज़ारों फिल्में हमारी जो है ना एडिटरों के पास फंसी हुई हैं। एडिटर लोग ब्लैकमेल करते हैं कि पेमेंट भी अपनी पूरी ले जाते हैं, तो स्टोरी तो सारी उसके हाथ में होती है, फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांगते हैं कि हमें इतने लेंगे हम और फिल्म एडिट करेंगे। अब जिसने बंदे ने अपने 2-4 लाख लगाया हुआ है उस पर, वो तो ज़ाहिरी बात है वो उसको पैसे देगा अपनी फिल्म निकलवाने के लिए, वरना फिल्म उसके पास है। अच्छा, हाँ, तो फिर ब्लैकमेल करते हैं इस तरीके से। काफ़ी सारे यहाँ के हैं लोग जिन्होंने इतना मवाद लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, देते नहीं हैं किसी को, ना ही एडिट करते हैं ना वापस देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करो। अच्छा हबीब शहजाद साहब, फिल्मों की बात हो रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा यादगार सीन हो जो आपको याद हो, जिसमें आपको बड़े लाइक्स और बड़ी क्लैप हुई हो। कुछ ऐसा आपकी जहन में आ रहा है जो आप अभी ऑन एयर यहाँ पे कह सकें? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैंने एक फिल्म में काम किया था, तो उस फिल्म में मेरा ये करैक्टर था कि मैं गरीब होता हूँ, माजूर होता हूँ, मेरे कमाने वाला कोई नहीं होता। मेरे एक बेटी होती है जो साहिब जायदाद के घर में जाके काम करती है, लोगों के घर में यानी काम करती है। तो जब वो लोगों के घर में काम करती है तो वो जो उस सरदार होता है उस घर का, बच्ची खूबसूरत होती है, तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर जाता है तो फिर उसका दुपट्टा उसके हाथ में रह जाता है। वो जब मेरे घर में अंदर दाखिल होती है तो मैं बीमार पड़ा होता हूँ चारपाई के ऊपर। जब वो जैसे ही आती है तो मेरे देखता हूँ, ज़ाहिर है कोई जवान बेटी का नंगा सर देखे तो बाप तो जीते जी मर जाता है, बिल्कुल। तो उसी वक्त ही मैंने देखा, मैंने कहा मेरा बच्चा, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। रोज़ाना तुम्हारे सर पर ये दुपट्टा होता था, बेटा आज तुम्हारे सर पे कोई दुपट्टा नहीं। तो कहती है बाबा, इस बस्ती के सरदार ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मेरे सर से दुपट्टा उतार दिया। फिर मैं वो कहता हूँ कि वाकई ऐ अल्लाह, अगर जिन माजूर लोगों के घर में तू बेटियां पैदा करता है तो उनकी इज्जत का मुहाफिज भी पैदा किया कर। तो वो मुझे सीन अब तक नहीं भूला। अच्छा। हाँ, तो ज़ाहिर है जो एक तनहा लड़की होती है तो लोग तो उनको देखते हैं ना गलत नज़रों से, तो ऐसे हालात के मैसेज तो बहुत देते हैं लोगों को हम
लेकिन वहीं पर बात हो जाती है हर अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि हबीब साहब जो स्टेज पे भी काम करते रहे, जी हाँ माशाल्लाह। तो स्टेज के हवाले से तो ज्यादा फन जी हाँ, होता है ना, अभी फनी भाई बातें होती माशाल्लाह। हैं। उसमें कुछ आपको ऐसा डायलॉग याद है कि जो हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, आप उनके चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कुराहट ला देखें जी, बात यह है कि भी जैसे अभी हम सराइकी में बात करते हैं हम्म, कि जैसे शुरू होता है कि वो जीवे जी नाल रोटी खावे खड़ते की नाल दुश्मन मरनी हाँ दी पीर नाल ओ मुंडे दे भी छज ना बोखो भी न रज भीरावे देवनी जोड़ खटड़े प्या त्रोड़ उते प्या टक लड्डू प्या पक आटे घट घोड़ी फसई जट अंधे वसल काने वतऊं रन में दिए पेके ते अकल वेंदे सुथाऊं। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह से मेरी काफ़ी जो मैंने मतलब एज ए राइटर कॉमेडी क्लिप में लिखता हूँ, हम्म, तो मेन पे रखता हूँ मैं हबीब भाई को। हम्म, तो माशाल्लाह मैं जिस तरीके से लोग कहते हैं कि मैं अच्छा लिखता हूँ, मेरी स्टोरी को अच्छे तरीके से ये लोग काम करते हैं और स्टोरी इतनी असल अच्छी बनती है। में यूट्यूब पे हमारे ड्रामे चल रहे हैं, सराइकी ड्रामे। अच्छा, 5 मिनट का क्लिप बना हुए हैं, 15 मिनट के हैं, 20-20 मिनट के भी हैं। उस पे मैंने तकरीबन कोई 8 तो 9-10 किस्तें बनाई हैं। ढोंगी बाबा बना हुआ है, लेकिन वो दिखा ये रहे हैं हम लोगों को कि भी जो ये बाबे होते हैं ना, ये कुछ करने के काबिल नहीं होते। लोग अच्छा। भाग जाते हैं उनके पीछे कि बाबा मुझे फलां कर दो, फलां कर दो, मैं अमीर हो जाऊं, मुझे ये हो जाऊं। लेकिन हम दिखाना ये चाहते हैं लोगों को कि भी इनके पास कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। अगर इनके पास ये तो कुछ करने वाली ना करने वाली, ये तो अल्लाह पाक की बेशक, जात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, उनके अल्लाह पाक के अलावा तो कोई पत्ता भी नहीं हिला हिल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक है ना। अल्लाह का फरमान। अल्लाह यार अगर अगर भाई इसमें होता है हम- ना, कुछ चले जाते हैं कि हम मेरा बेटा नहीं है तो मेरा फला नहीं है, मुझे आप मेरे लिए करें, लेकिन अल्लाह अगर माफ भाई करे। जो भी स्टोरीज लिखी है मैंने, अच्छा, तो उनमें मैसेज दिए हैं, हज़ारों मैसेज छोड़े हैं। उनको नेगेटिव अगर कॉमेडी के हिसाब से देखा जाए तो कॉमेडी है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो उसमें हमने हकीकतें बयान की हैं। ये वो वाक़यात हैं जो हमारे वसेब में गुजर रहे हैं, और अभी तक वो बाबों का सिस्टम चल रहा है, तावीज़ात का लूट मार चल रही है। औरतें एक दूसरे को तावीज़ के ज़रिए नीचा दिखाना चाहती हैं, तो हज़ारों रुपए बाबे उनसे बटोर लेते हैं। तो काली कलकत्ते वाली मेरी एक सीरियल चल रही है, तो हबीब भाई ने ढोंगी बाबा का कैरेक्टर किया है माशाल्लाह। हमने तो वाजे करके, नवीद भाई की बात मैं काट रहा हूँ कि हमने वाजे करके बताया लोगों को कि बाबों के पास कुछ नहीं। वहाँ पर मैं बाबा खुद बना हूँ, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि देखे ये कितने पागल लोग हैं कि हमारे पास भाग रहे हैं, आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर बैठे होते। हमारे तो बिजनेस होता है, कारें होती, बंगले होते हैं। अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि भी आपका काम नहीं चल रहा, आप बेरोज़गार हैं जी, मैंने ऐसे ऐसे करके आपको दे दिया, तभी आपका भी कारोबार चल जाएगा। मैंने आपसे 1000 रुपये तो ले लिया मैंने आपको, मैंने अगर ऐसे होता तो मैं क्या ख्याल है, मुझे बंगले की ज़रूरत नहीं है क्या, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है। कौन सा वो इंसान है जिसको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है? हर इंसान को चीज़ की ज़रूरत है। जब बैठा भी जंगल में है, मुंह भी नहीं धो रहा, अपना नाखून भी नहीं काटे हुए, बाल भी नहीं काटे हुए, पूरी शक्ल उसकी चेंज है, तो वो ज़ाहिर, मैं तो ऐसे बाबों को नहीं मानता। अच्छा हबीब भाई, हम इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं। आप गवर्नमेंट वक्त को, आप जो हुक्मरान वक्त है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह आजकल की जो हुकूमत है, वो तो जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में वो चीज़ें इनको देखनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी में से 10-15 दिन छुट्टी करें, तो वो मदीना की रियासत को एक दफ़ा पढ़ लें कि उसमें होता क्या था। तो आप क्या अपनी शोबिस के हवाले से उनको क्या मैसेज देना देखिए जी, चाहेंगे? मैसेज तो मेरा ये है कि सबसे पहले तो मैं हुकूमत से मैं माजरा चाहता हूँ कि ऐसे बयान होते हैं, क्योंकि हम लोग एहसास दिल होते हैं फ़नकार। क्योंकि फ़नकार वो होता है जो उसके अगर दांत ना मिले ना तब भी मर जाता है, अगर दांत ज़्यादा मिल जाए तब भी मर जाता है। तो हुकूमत से तो हम यही कहेंगे हम हुकूमत से कि भी हमें देखा जाए कि भी हमारे हालात क्या हैं। हम बहुत वो हैं कि अपने अदर भाई बात यह है कि भाई दिल दुख जाता है हमारा। हमें भी तकलीफ़ होती है जब हम हमसाया मुल्कों की मूवीज़ देखते हैं या कोई भी उनकी एक्टिविटी देखते हैं, तो हमें दुख होता है कि यार वही चीज़ हमारे पास इतना बजट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत
इतना कुछ जो कर रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारा इसमें ज़ाती मफाद क्या है, वही तो आपको बता रहा हूँ कि हमारा क्या बनाया है हम लोगों ने। हमें अजहर भाई हमें यकीन था, उम्मीद थी एक कि अब हमारे हालात सुधरेंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के ऊपर हमारे सराइकी राज कर रहे हैं। ठीक है, उस्मान बोजदार साहब हैं, हमारे सराइकी हैं, हम आर्टिस्ट हैं, सराइकी काम कर रहे हैं, सराइकी फिल्में बना रहे हैं, सराइकी ड्रामे दिखा रहे हैं। हमारे ऊपर हंसा जा रहा है, तनकीद की जा रही है हमारे ऊपर, हमें सपोर्ट नहीं दी जा रही। अच्छा, ठीक है, हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, ना ही किसी की हम शिकवा शिकायत करते हैं। हमें बस इतना चाहिए कि हमें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, नाराज वो आर्ट कौंसल की शक्ल में दिया जाए या वो वजीफे के तौर पे फनकार को दिया यानी जाए। आप चाहते हैं कि आपका एक रोजगार प्रॉपर आपको बिल्कुल, फनकार बहाल होगा तो रोजगार मिले आपको रोजगार प्रॉपर। मिलेगा। हाँ। हमें इतना मुआवजा मिलता है ना कि हम अपना ड्रेस नहीं खरीद सकते, ड्रेस। अच्छा जी, अब जब एक इंसान अपना ड्रेस नहीं खरीद सकता, घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? अदर भाई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि हम अपनी जेब से कर रहे हैं। हमें किसी से 5 रुपए की उम्मीद नहीं है, और इतनी फिल्में हम कर चुके हैं, जो भी कर चुके हैं ये हमारी ज़ाती एक्टिविटी है, हमने जेब से किया है सब। अच्छा नाजरीन, एक बात मैं भी आपसे शेयर करता हूँ, मेरा इसी फील्ड से ताल्लुक़ है। मैं एक सहाफ़ी हूँ। एज अ सहाफ़ी मैंने एक इंटरव्यू देखा था सुल्तान राही साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है। जी हाँ, बिल्कुल। वो अपने दौर का एक बादशाह था। वो जब सेट पे आता था तो वो क्या कहते हैं कि टाइमिंग ठीक है और शूट हर चीज़, मतलब वो ये नहीं चाहता कि प्रोड्यूसर को मेरी वजह से कोई नुकसान हो। अच्छा, उस दौर में जो बातें हुई वो कहता था कि देखना, मेरी बात याद रखना, मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो इस स्टूडियो को ताले लग जाएंगे। बिल्कुल, वो सच। और आज आपके सामने, बिल्कुल सच आज आपके सामने है। आप स्टूडियो लाहौर चले जाओ, सभी स्टूडियो बंद पड़े, वीरान पड़े, वहाँ पे अभी भी फ्रॉडिये बैठे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। असल भी ये एक, अगर वो फिल्में बन रही थी तो हुकूमत को भी तो फायदा हो रहा था ना, हो रहा था, उनको टैक्स जाता था भाई। एक इंडस्ट्री क्या है, इसको मैं तो चाहता हूँ कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा मिले इसको, ये ताकि लोगों तक जो आपको रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को इसका टैक्स जाएगा और मतलब बहुत सारे जो मसाइल हैं हल हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, अगर ये लोग ऐसे भी कर देना कि भी फनकार लोग जा रहे हैं प्रोग्राम पे, भाई वहाँ से जो कमाए हमें भी दे, हमें भी दे, ठीक है। हाँ, उसका टैक्स रखें, हम भी टैक्स देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, हम हमसे लें, लेकिन हमें ये तो नहीं करेगा, हमें इजाज़त दी जाए, बिल्कुल हमें इख्तियार दिया जाए कि यार आजकल जिस तरह मोबाइल का दौर है, हमारी जो न्यू जो हमारी जनरेशन है वो तो सारी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तो गलत कामों की तरफ वो हो गई है, ठीक है ना, गलत कामों की तरफ जा रही है। पूरा दिन मोबाइल पे गेमें वेमें, कुछ इस तरह का इंटरटेनमेंट का अगर कोई सिलसिला हो, कोई प्लेटफॉर्म हो तो मेरे ख्याल से वो भी बाहर को निकले और उनका भी थोड़ा दिमाग फ्रेश हो। बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया हबीब शहजाद साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अदर भाई, आपका और आपकी टीम का, CNS न्यूज़ का मैं दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें गरीब फनकार बरादरी के साथ उनका हाल हवाल सुने, उनकी गपशप की, हमारी भी दिलों में जो बातें थी हमने आपके साथ शेयर की। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, इसको आगे से आगे फैलाएं मज़ीद, ताकि फनकार बाहर। ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये आपने हमारे जो देखने वाले हैं ना, जो नाजरीन, उन तक आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो इसको आगे फैलाएं, ताकि इनकी आवाज़, यार मैं चाहता हूँ कि जो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अख्तियार तो दिया जाए ना कुछ करने का। कम से कम एक आर्ट कौंसल हमें चाहिए जो हमें प्लेटफार्म के तौर पर मिले, जिस पे हम आज़ादी से काम कर सकें। बिल्कुल, हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं, उस्मान बोजदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमें ऐसे जीते जी ना मारें। हमारे अंदर जो फ़न है, हम चाहते हैं कि अपना फ़न जो है हम पूरी दुनिया को दिखाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अगर ऐसे रहा तो हम अपने मुल्क का क्या रोशन नाम करेंगे, हम तो अपने इलाके का नाम भी नहीं रोशन कर सकते। तो
तो इनका अजहर भाई का और इसकी पूरी टीम का हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी है और ये आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का भी मकसद है कि उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि भी आप लोग हमारी ज़रूर आवाज़ बनेंगे और हमें अपना हक लाजमी दिलवा के देंगे। नाज़रीन, हमने कराची से आके रहीम यार ख़ान इनकी आवाज़ को आप तक लेके आए। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसको आगे कितना फैलाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट अजहर चौधरी को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।